गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 7। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांतों को, संप्रेषण के महत्व का अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संप्रेषण के प्रकार। ऐसे तो मुख्य रूप से संप्रेषण के 5 प्रकार हैं: मौखिक, लिखित, औपचारिक, अनौपचारिक, नीचे ऊपर एवं समतल संप्रेषण। लेकिन आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण। आज के वीडियो में हम केवल 3 प्रकार के संप्रेषण का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा? मौखिक, लिखित और औपचारिक संप्रेषण का आज हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? संप्रेषण के प्रकार, उसके स्वरूप। तो चलिए, संप्रेषण के प्रकार में हम सबसे पहले समझते हैं मौखिक संप्रेषण। मौखिक मतलब आप सभी समझते हैं कि देखिए होता क्या है। तो देखिए, 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य मुंह से सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? मौखिक संप्रेषण कहलाता है। तो मौखिक का आशय है कि मुख से, मतलब किसे बोला जाता है? मुख से। तो मौखिक संप्रेषण में दूर दूर रहकर किसी यंत्र, जैसे आपका क्या क्या हो गया, फ़ोन आदि से बातचीत करना या संदेशों का आदान प्रदान करना भी एक प्रकार से क्या कहलाता है? मौखिक संप्रेषण ही श्रेणी में आता है। सामान्यतः बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनार तथा गोष्ठियों में मौखिक संप्रेषण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और पर्यवेक्षकों एवं निरीक्षकों द्वारा भी अपने अधीनस्थों को मौखिक निर्देश ही दिए जाते हैं। कभी कभी आपके स्कूल के प्राचार्य या आपके शिक्षक या विद्यार्थियों को भी मौखिक निर्देश व जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है। अर्थात प्राचीन काल में मौखिक संप्रेषण बहुतायत में, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता था। तो देखिए, ये क्या मैं बताई आपको? मौखिक संप्रेषण। ठीक है। अब देखते हैं हम इसी में मौखिक संप्रेषण के साधन। तो मौखिक संप्रेषण के साधन क्या क्या हैं? तो व्यक्तिगत वार्तालाप, सामूहिक वार्तालाप, वार्तालाप टॉक। ठीक है। दूरभाष टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, वायरलेस एंड अन्य बैठकों में आ सकता है आपका। तो वो है आपका सम्मेलन, निर्देश और साक्षात्कार आदि। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? मौखिक संप्रेषण। चलिए, हमने समझ लिया क्या मौखिक संप्रेषण का अर्थ। अब हम समझते हैं इसी में मौखिक संप्रेषण के लाभ क्या क्या है। तो देखिए, इसमें हमको मौखिक संप्रेषण अत्यधिक सरल और क्या होता है? सुविधाजनक होता है। ठीक है। मैं भी अभी आपको क्या कर रही हूँ? एक मौखिक पढ़ा रही हूँ, है ना। तो वही है आपका क्या, जिसके बहुत सारे लाभ हैं: प्रभावशाली, तत्काल प्रत्युत्तर, समय और श्रम की बचत, व्यय नहीं, संदेहों का तुरंत निवारण, लोचता, स्पष्ट संप्रेषण एवं पारस्परिक सद्विश्वास। तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम किसको? प्रभावशील। ठीक है। तो देखिए, प्रभावशील मतलब क्या होता है? तो मौखिक संप्रेषण में आमने सामने संवाद होता रहता है, प्रत्यक्ष चर्चा होती है। इसमें मुंह व हाथ का हिलाना डुलाना, हाव भाव विषय वस्तु को बल मिलता है। मौखिक संप्रेषण संवाद को अत्यधिक प्रभावशाली बना देता है। मौखिक संप्रेषण में चेहरे का हाव भाव, ठीक है, मतलब फेस एक्सप्रेशन तथा आँखों से जुड़कर आई टू आई कांटेक्ट चर्चा करना एक विशिष्ट महत्व रखता है। ठीक है। अब देखते हैं इसी में हम दूसरे लाभ के अंतर्गत बढ़ते हैं। तो वो है आपका तत्काल प्रत्युत्तर। मतलब जो सामने वाला व्यक्ति हमको जो बोल रहा है उसका उत्तर हम क्या कर सकते हैं? मौखिक, जो हमारे सामने बैठा व्यक्ति तुरंत हमको क्या कर सकता है? हम उसको उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, मौखिक संवाद या संप्रेषण में प्रश्न उत्तर या विषय का क्या किया जाता है? प्रत्युत्तर तत्काल हो जाता है। इससे तत्काल यह निष्कर्ष निकल जाता है कि कार्य होगा या नहीं होगा। आवश्यक होने पर संवाद की विषय वस्तु में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट है आपका मौखिक संप्रेषण के लाभ के अंतर्गत ही समय व श्रम की क्या होती है? इसमें बचत होती है। क्यों होती है? तो देखिए, आइए समझते हैं। और देखिए, मौखिक चर्चा या संप्रेषण में केवल उतना समय ही व्यय होता है जितना चर्चा करने में समय लगता है। अर्थात कम से कम समय में अधिक से अधिक सार्थक संप्रेषण हो जाता है। इसी प्रकार मौखिक संप्रेषण की श्रम लागत बहुत कम होती है, मात्र मुंह से ही चर्चा हो जाती है, अन्य किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता है। इस प्रकार मौखिक संप्रेषण में समय और श्रम की क्या होती है? बहुत ही बचत होती है। अब आपका चौथा पॉइंट है इसी में व्यय नहीं। ठीक है। तो देखिए, व्यय नहीं में बोला जा रहा है तो मौखिक संप्रेषण में किसी भी प्रकार का कोई व्यय, मतलब कोई भी खर्च नहीं होता। क्योंकि अन्य संप्रेषण में जैसे आपका लिखित में क्या क्या का व्यय होता है? तो कागज, पेन या अन्य उपकरण व्यय होता है, किंतु मौखिक संप्रेषण में व्यय की पूरी बचत हो जाती है। पाँचवा पॉइंट है आपका संदेहों का तुरंत निवारण। ठीक है। मतलब जो भी हमको डाउटफुल रहता है, हम मौखिक में बात कर रहे हैं, उसमें आमने सामने ही हमारा क्या हो जाता है? जो हमें डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है हमारा। तो संप्रेषण में जितने भी संदेश उत्पन्न हो जाते हैं
उनका निवारण तत्काल मौखिक चर्चा के द्वारा ही किया जा सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण में संदेह का निवारण तत्काल संभव नहीं होता। छठवां पॉइंट है आपका अब उसी में क्या, शीघ्र संप्रेषण। तो देखिए, मौखिक संप्रेषण अत्यधिक तीव्र हो जाता है, क्योंकि संवाद कहना, उसका जवाब, संदेहों का समाधान आदि सब एक साथ हो जाता है। अतः मौखिक संप्रेषण की क्रिया सर्वाधिक तेज होती है। इसे कार्य क्या कहते हैं, शीघ्र निपटते हैं। सातवां पॉइंट है आपका लोचता। ठीक है, तो देखिए, मौखिक संप्रेषण पूर्णतः क्या होते हैं, लोचदार होते हैं, क्योंकि इनका संवाद का कम ज़्यादा या आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो मौखिक संप्रेषण में पूर्णतः लोच का गुण पाया जाता है। आठवां पॉइंट चलते हैं, स्पष्ट संप्रेषण है। ठीक है, तो क्लियर कम्युनिकेशन। तो ये क्या है आपका, तो मौखिक संप्रेषण पूर्णतः स्पष्ट होता है। व्यक्तियों के हाव भाव एक्सप्रेशन से संप्रेषण की स्पष्टता हमें स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि स्पष्ट चर्चा का होना एक अच्छे संप्रेषण का क्या है, महत्वपूर्ण गुण माना जा गया है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका क्या, तो पारस्परिक सद्विश्वास। अब ये क्या है, देखिए, संप्रेषण के अंतर्गत ही, पारस्परिक सद्विश्वास के अंतर्गत ही चूँकि मौखिक संवाद में संदेहों व गलतफहमियों का क्या होता है, निवारण तत्काल हो जाता है। अतः पक्षकारों के मध्य एक सद्विश्वास उत्पन्न होता है, और संप्रेषण में सद्विश्वास होने क्या है, महत्वपूर्ण गुण है। तो ये क्या समझे हमने, मौखिक संप्रेषण के आपके लाभ। अब देखिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी होता है। ठीक है, सब चीज़ के कुछ ना कुछ दोष अवश्य होते हैं। तो मौखिक संप्रेषण के आपके दोष हैं, तो उसको देखिए, लाभ तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं उनके दोषों को। तो मौखिक संप्रेषण के अनेक लाभ हैं। व्यावसायिक क्रियाएं जल्दी जल्दी संपन्न कराने में काफ़ी सुविधा मिलती है। तो इन गुणों के साथ साथ मौखिक संप्रेषण में कुछ दोष भी क्या है, व्याप्त है। तो पहला है आपका लिखित साक्ष्य का अभाव, लक ऑफ राइटिंग प्रूफ। ठीक है, तो देखिए, मौखिक संप्रेषण का सबसे बड़ा दोष लिखित साक्ष्य का न होना है। लिखित साक्ष्य न होने से बाद में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है। मतलब हमें कुछ बातों को हम रखते हैं जिसका हमारे पास क्या नहीं रहता है, प्रूफ नहीं रहता है, तो उन बातों को हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। चूँकि अनुबद्ध या ठहराव लिखित नहीं होता, अतः विवाद का उचित हल भी निकलना कठिन होता है। दूसरा पॉइंट है आपके दोष के अंतर्गत ही दोनों पक्षों की एक साथ क्या होना, उपस्थिति होना। तो मौखिक संप्रेषण तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक साथ उपलब्ध, और दोनों पक्षों को एक साथ उपलब्ध होने या कराने के लिए समय लग जाता है। अतः किसी एक पक्षकार की उपस्थिति के बिना संप्रेषण नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है आपका लंबे संवाद के अनुपयुक्त। तो लंबे संवाद के अनुपयुक्त के अंतर्गत बोला जा रहा है, तो मनुष्य की याददाश्त लंबे या अधिक समय तक न रहने के कारण मौखिक रूप से लंबे संवाद अनुपयुक्त होते हैं, क्योंकि इन्हें दीर्घकाल तक स्मरण नहीं किया जा सकता। जैसे कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन या अध्यक्ष के भाषण आदि को मौखिक बोलना क्या रहता है, कठिन है। चौथा पॉइंट है आपका भावी संदर्भ के लिए अनुपयुक्त। तो भावी संदर्भ के लिए अनुपयुक्त बोला जा रहा है, तो वो क्या है, तो व्यवसाय में कुछ सूचनाएं या जानकारियां भविष्य के लिए क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। अतः मौखिक संप्रेषण में इन संदर्भों का उपयोग भविष्य में नहीं किया जा सकता। उपक्रम की नीतियाँ, निर्देश व आदेश जिनका उपयोग दीर्घकाल तक होता है, इन्हें क्या कहते हैं, मौखिक संवादी द्वारा प्रसारित नहीं किया जा सकता है। और पांचवा है आपका सोचने का अवसर नहीं। तो देखिए, नो टाइम फॉर थिंकिंग। तो मौखिक संप्रेषण में जो जवाब तत्काल देना होता है, अतः इसमें सोचने और समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिसको हम दोष मानते हैं। तो इससे कभी भी दूसरे संप्रेषण की कम्युनिकेशन हो जाता है, जिससे परिणाम असंतुलित होने की संभावना बनी रहती है। और लास्ट पॉइंट है आपका खर्चीली प्रणाली। अब क्यों खर्चीली प्रणाली बोला जा रहा है इसको, तो मौखिक संप्रेषण यदि दूरभाष पर या आधुनिक कंप्यूटर तकनीक पर किया जाए तो यह काफ़ी खर्चीला सिद्ध होता है, जबकि लिखित संप्रेषण तुलनात्मक रूप से क्या होता है, सस्ता होता है। तो ये क्या पढ़ा हमने, मौखिक संप्रेषण के दोष। अब देखिए, हमने मौखिक संप्रेषण पढ़ लिया संप्रेषण के प्रकार के अंतर्गत। अब हम इसी में दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं, तो वो है आपका क्या, लिखित संप्रेषण। ठीक है, राइटिंग कम्युनिकेशन। तो जब संवाद देने वाला व्यक्ति अपना संप्रेषण लिखित रूप में क्या करता है, दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, लिखित संप्रेषण कहते हैं। तो लिखित संप्रेषण में दो या अधिक पक्षकार होते हैं। लिखित संप्रेषण के लिए कागज एवं पेन का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर लिखित रूप में होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंकों, बीमा कंपनियों में समस्त संप्रेषण लिखित रूप में ही किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको मौखिक संप्रेषण के भी साधन बताए थे, अब मैं बताती हूँ आपको लिखित संप्रेषण के साधन। तो लिखित संप्रेषण के साधन क्या क्या हैं आपके,
तो देखिए जो प्रबंध शास्त्री है हमारे एल हॉल ने अपनी पुस्तक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में संप्रेषण के निम्न साधनों का उल्लेख किया है। वो कौन कौन से है? तो कार्यसूची, वार्षिक प्रतिवेदन, सामयिक पत्रिका, पत्राचार, पत्रिकाएं, ज्ञापन पत्र, सूक्ष्म शासकीय प्रकाशन, संगठन पुस्तिकाएं, प्रतिवेदन, व्यापारिक पत्रिकाएं और दुर्लेप। इन प्रकार के साधनों का क्या किया गया है? लिखित संप्रेषण में उपयोग किया गया, मतलब उसके साधन और उसका उपयोग इसमें बताया गया है। चलिए अब इसी में पढ़ते, देखिए मैंने लिखित संप्रेषण आपको बता दिया। अब हम लिखित संप्रेषण के क्या पढ़ने वाले हैं? लाभ पढ़ने वाले हैं। तो लिखित संप्रेषण को ऐसे मुख्य रूप से 7 भाग में बांटा गया है। तो देखिए मौखिक संप्रेषण के दोषों और कमियों को दूर करने के लिए लिखित संप्रेषण का प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है। तो वर्तमान में लिखित संप्रेषण सर्वाधिक किया जाता है। तो उसके लाभ कौन कौन से हैं? तो साक्ष्य का आधार, बड़ी बड़ी सूचनाओं के लिए उपयुक्त, मितव्ययी, सभी पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, भावी संदर्भ के लिए उपयुक्त, अनेक व्यक्तियों को एक साथ सूचना देना, अभ्रम एवं धोखा नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला समझते हैं हम साक्ष्य का आधार। तो देखिए साक्ष्य के लिए लिखित दस्तावेज अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, अतः भविष्य के विवादों का निपटारा करने के लिए लिखित दस्तावेज आवश्यक है। इस प्रकार लिखित संप्रेषण साध्य का आधार होता है। ठीक है, मतलब उसको बेसिक माना जाता है। दूसरा लाभ है इसी में बड़ी बड़ी सूचनाओं के लिए उपयुक्त। तो बड़ी बड़ी सूचनाएं जिन्हें याद रखना संभव नहीं है, उन्हें लिखित रूप में रखना क्या है? आवश्यक है। यह लिखित संप्रेषण से ही संभव है। इस प्रकार लिखित सूचनाएं आसानी से बाद में क्या की जा सकती है? समझी जा सकती है और उसको ग्रहण भी किया जा सकता है। तीसरा है आपका मितव्ययी। तो लिखित संवाद काव्य क्या होता है? मितव्ययी होता है। इसके लिए मात्र कागज व पेन या टाइप मशीन की आवश्यकता पड़ती है और संदेश भेजने में पोस्ट कार्ड या लिफाफा अधिक महंगा नहीं पड़ता। कम व्यय में भी अधिक संप्रेषण किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है सभी पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक नहीं बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? जैसे लिखित संप्रेषण में एक समय एक साथ सभी पक्षकारों को उपस्थिति रहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संप्रेषण भेजने वाले पक्षकार द्वारा संवाद लिखकर या टाइप या अन्य पक्षकारों को भेजने मात्र से संप्रेषण का कार्य हो जाता है। पांचवा पॉइंट है आपका भावी संदर्भ के लिए उपयुक्त बोला जा रहा है। तो वो क्यों है? तो लिखित संप्रेषण में संवाद वार्तालाप लिपिबद्ध हो जाने से इसका अस्तित्व स्थायी हो जाता है, जिसे आवश्यकता अनुसार भविष्य में इसका उपयोग संदर्भ में के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान में लिए गए निर्णयों का भविष्य में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए संदर्भ के रूप में अच्छा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यायालयीन निर्णयों में लिखित संवाद सर्वाधिक उपयोगी रहता है। ठीक, अब है आपका क्या इसी में छठवां पॉइंट आपके लाभ के अंतर्गत ही अनेक व्यक्तियों को एक साथ सूचना, हाँ देखिए विभिन्न स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को एक साथ सूचना संप्रेषित करने के लिए लिखित संप्रेषण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इस व्यवस्था को गस्ती पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, सातवां है आपका भ्रम एवं धोखा नहीं। तो एक बार कोई संवाद जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तब उसमें कोई फेरबदल करना कठिन होता है, अतः संवाद में फेरबदल न होने से संप्रेषण में किसी भी प्रकार का भ्रम या धोखा होने की कोई संभावना नहीं रहती। इस प्रकार लिखित संप्रेषण क्या है? स्पष्ट होता है। तो ये क्या समझा हमने लिखित संप्रेषण के आपके लाभ। अब देखिए लिखित संप्रेषण के दोष, देखिए जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि होती है। तो पहला पॉइंट है आपका अशिक्षित एवं अंधों के लिए अनुपयुक्त क्यों है? यदि संप्रेषण में पक्षकार क्या है? अशिक्षित है, जिसे पढ़ना नहीं आता या आंखें न होने या खराब होने से पढ़ने में असमर्थ है, तब लिखित संप्रेषण क्या होगा? व्यर्थ होगा। अर्थात अशिक्षित एवं अंधों के लिए क्या है? बहुत ही अनुपयोगी माना गया है। दूसरा दोष है इसका गोपनीयता का भाव रहता है। वो कैसे? तो देखिए संप्रेषण का लिखित रूप से हो जाने पर भविष्य में कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसे गोपनीयता बनाए रखना क्या होता है? अत्यधिक कठिन होता है। तो प्रायः राष्ट्रीय नीति या सामरिक संवाद लिखित होने से स्वार्थी तत्व इस संवाद को प्राप्त करने का प्रयास सदैव करते हैं। इससे गोपनीयता पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ लिखित संप्रेषण अनेक व्यक्ति जैसे लेखक, टाइपिस्ट, अधिकारी, प्रेषक, लिपिक आदि व्यक्तियों से होकर प्रेषित किया जाता है, अतः गोपनीयता को बनाए रखना क्या हो जाता है? कठिन होता है। तीसरा दोष है आपका इसमें समय और श्रम एवं धैर्य तीनों का अपव्यय होता है। तो क्यों? देखिए लिखित संप्रेषण में प्रत्येक संवाद को लिपिबद्ध कर देने से समय, श्रम व धन बहुत अधिक समय लगता है। साथ ही भूलवश कोई बात लिखने से छूट जाए तो संपूर्ण लेख को फिर से लिपिबद्ध करना होता है। इससे समय, धन व श्रम की अनावश्यक व्यय हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है आपका क्या है? विलंब संवाद। अब देखिए लेट कम्युनिकेशन में बोला जा रहा है कि किसी संवाद को लिखने, भेजने और पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। इससे संवाद विलंब से पहुंचती है। तथापि आधुनिक उपकरणों से इसी कमी को दूर किया जा सकता है। तो ये क्या था आपका लिखित संप्रेषण के दोष, जिसके अंतर्गत हमने 4 प्रकार के मुख्य बातों का क्या किया है? आज अध्ययन किया।
आगे बढ़ते हैं। इसी में संप्रेषण के प्रकार के अंतर्गत हमने 2 प्रकार को समझ लिया। मुख्य रूप से मैंने आपको 5 बताया था, मौखिक, लिखित, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है, और नीचे से ऊपर ले जाने वाला संप्रेषण। तो आज हमने मौखिक संप्रेषण पढ़ा, लिखित संप्रेषण का अध्ययन किया और तीसरे चलते हैं अब आज हम औपचारिक संप्रेषण, ठीक है। अब अनौपचारिक संप्रेषण का हम आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अभी का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, औपचारिक संप्रेषण। तो देखिए औपचारिक संप्रेषण होता क्या है, तो ऐसा संदेश वाहन जो औपचारिक संगठन ढांचे तथा कार्यालय की स्थिति या संदेश प्रेषक व संदेश प्राप्तकर्ता के पदों से संबंधित होता है, औपचारिक संदेश वाहन कहलाता है, ठीक है। अर्थात संगठन चार्ट एवं व्यवस्था के अनुकूल औपचारिक रूप से जो संप्रेषण किया जाता है उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अन्य शब्दों में संवाद के दोनों पक्षकार, जैसे कौन कौन से हो गए आपके, तो संवाददाता एवं संवाद प्राप्तकर्ता का जब कोई औपचारिक संबंध पूर्व से हो और उसके मध्य कोई संवाद होता है तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं, ठीक है। अब औपचारिक संगठन प्रायः लिखित में ही होता है, क्यों, क्योंकि औपचारिक संगठन का मार्ग या श्रृंखला पूर्व से निश्चित रहती है, ठीक है। अब देखिए औपचारिक संप्रेषण में प्रायः आदेश व निर्देश की प्रक्रिया प्रभावित होती रहती है। जैसे किसी अधिकारी को किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी हो तो वह क्रमशः आदेश जारी करेगा। इसी प्रकार कर्मचारी का अपना निवेदन पत्र एक प्रक्रिया के तहत प्रेषित किया जाता है, ठीक है। अब वो कैसे करता है तो देखिए, अब देखिए इसको मैं चित्र से आपको समझाती हूँ। निवेदक, सुझाव एवं शिकायत और आदेश और निर्देश बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो कर्मचारी से आपका हो जाएगा पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक से अधीक्षक और हो जाएगा आपका विभागीय अध्यक्ष, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका औपचारिक संप्रेषण, ठीक है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो औपचारिक संप्रेषण की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो देखिए औपचारिक संप्रेषण प्रायः क्या होता है, लिखित होता है। इसमें आदेश, निर्देश, सुझाव, निवेदन एवं शिकायत की एक श्रृंखला होती है। इसकी श्रृंखला के अनुसार संप्रेषण किया जाता है। यह संप्रेषण ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर सीढ़ीनुमा होता है, ठीक है। इसमें अधिकृत एवं पूर्व निर्धारित सूचनाओं का ही आदान प्रदान किया जाता है। इसमें संवाद के संचार का मार्ग भी पूर्व निर्धारित होता है। अब हम समझते हैं, ये विशेषता हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं औपचारिक संगठन के लाभ। तो लाभ में क्या है, तो देखिए औपचारिक संप्रेषण संवाद प्रेषण की क्या है, निश्चित प्रणाली है, जिसके अंतर्गत इसमें संवाद स्पष्ट व निश्चित होते हैं। इसमें लिखित भी होते हैं, लेकिन इस संगठन में परिपत्र संवाद द्वारा एक साथ संप्रेषण किया जा सकता है और साथ ही साथ विभागीय जिम्मेदारी एवं अधिकारी का निर्धारण सुनिश्चित कर दिया जाता है। और औपचारिक संप्रेषण के माध्यम से संगठन में नियंत्रण ठीक से किया जा सकता है। अब ये देखिए लाभ हो गया। अब देखते हैं इसी में अब आपका क्या दोष। तो औपचारिक संप्रेषण की प्रक्रिया लंबी होने से संवाद अत्यधिक विलंब से पहुंचता है, संवाद का प्रत्युत्तर तत्काल प्राप्त नहीं होता और औपचारिक संप्रेषण में समय एवं धन का अधिक व्यय होता है, खर्च होता है। इसमें नौकरशाही एवं लालफीताशाही को प्रोत्साहन मिलता है। छोटे छोटे संगठनों के लिए संप्रेषण क्या है, उपयुक्त नहीं होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था संप्रेषण के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने 5 प्रकारों को बताई मैं आपको। लेकिन मुख्य रूप से आज का हम 3 प्रकार के क्या किए हैं, संप्रेषण के प्रकारों का हमने अध्ययन किया, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे किसको, अनौपचारिक संप्रेषण।